वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर H11 से श्रीनगर हाईवे को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े IGP रोड से मिलाने वाली उदास सी राबिता सड़क के आगाज पर एक बोर्ड नस्ब है, जिसके जरिए इत्तला दी गई है कि इस सड़क का नाम फकीर एपी रोड है। फकीर एपी कौन थे? शायद ये कम ही लोग जानते हैं। 20वीं सदी के निस्फ़े अव्वल में जब बर-ए-सग़ीर का गोशा गोशा आज़ादी के नारों से गूंज रहा था, फकीर एपी उस जमाने में कुछ ऐसे गैर मारूफ भी नहीं थे। आप BBC उर्दू की पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मैं हूं नातिया सुलेमान। बर-ए-सग़ीर के गैर मुल्की हुक्मरान फकीर एपी से निमटने के लिए गैर मामूली इंतजामात कर रहे थे, क्योंकि बर-ए-सग़ीर को अफ़गानिस्तान से अलहदा करने के लिए सन 1893 में वजूद में आने वाली ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ फकीर एपी के नाम से शोहरत हासिल करने वाले हाजी मिर्जा अली खान उनके लिए एक ऐसे चैलेंज की हैसियत से उभरे थे जिसका इलाज आसान नहीं था। जर्मनी की नाजी तहरीक के बानी एडोल्फ हिटलर की सवाने हयात से शोहरत पाने वाले मारूफ चेक मुसन्निफ मिलान हानिर लिखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो लोग सल्तनत बरतानिया के दुश्मन की हैसियत से उभरे, फकीर एपी उनमें बेमिसल हैसियत रखते हैं। इस मुसन्निफ ने फकीर एपी को सल्तनत का तन्हा दुश्मन करार देकर उनकी हर्बी सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है। सन 1892 से सन 1897 के दौरान शुमाली वजीरिस्तान के एक बड़े कबीले अतमान ज़ई की एक शाख बंगाल खेल में पैदा होने वाले मिर्जा अली खान कोई सियासी शख्सियत नहीं थे और न उनका कोई अस्करी पस मंजर था, बल्कि वो एक आम सी मजहबी शख्सियत थे जो उस जमाने की रिवायत के मुताबिक दीनी तालीम के हुसूल के बाद बनू और अजमक के दरमियान एपी के मकाम पर एक मस्जिद के पेश इमाम बने। एपी नामी यही मकाम उनके नाम का ऐसा हिस्सा बना कि लोग उनका असल नाम तक भूल गए। मौरिख के मुताबिक मिर्जा अली खान के इब्तिदाई हालात जिंदगी किसी इसरार की तरह तारीख की भूल भलाइयों में गुम है। मुमकिन है उनकी आइंदा जिंदगी भी दुनिया की निगाहों से इसी तरह ओझल रहती अगर बनू के इलाके में एक हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ पैदा ना होता। तारीखी तौर पर बर-ए-सग़ीर के अक्सर इलाकों में इन दो मजहबी फ़िरक़ों के दरमियान आमतौर पर इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह ऐसी ख़वातीन रही हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करके किसी मुसलमान से शादी कर ली। आकिल उबैद खेलवी की तसनीफ तारीख़ बनू के मुताबिक ये सन 1936 का वाक़या है, जब मेवा राम नामी एक हिंदू की बेटी राम कौरी ने इस्लाम कबूल करके इलाका झंडू खेल के रहने वाले अमीर नूर अली शाह के साथ निकाह कर लिया। बनू के बड़े बूढ़े आज भी इस वाक़े को याद करते हुए बताते हैं कि मजहब की तब्दीली और निकाह के इस वाक़े के बाद दोनों मजहबी फ़िरक़ों के माबैन कशीदगी पैदा हो गई। जल्द से जुलूस मामूल बन गए और मकामी अमन व अमान तहबाला हो गया। फकीर एपी की शख्सियत इसी वाक़े के नतीजे में उभर कर सामने आई। फकीर एपी ने गर्विक नामी मकाम को मरकज बनाकर मुसल्ला तहरीक शुरू कर दी, जिसमें इर्द गिर्द के कबाइल भी शरीक हो गए। लेकिन गर्विक जाने से कबल खिसूरा के मकाम पर होने वाली जंग की अहमियत गैर मामूली है, क्योंकि इस जंग के बाद फकीर एपी दुश्मन पर अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो गए। कबाइली इलाकों के तारीखी वाक़यात के बारे में लिखने वाले मौलाना जहांज़ेब ने इन जंगों का अपनी तहरीरों में जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि फकीर एपी ने दू बदू जंग लड़ने के बजाय खित्ते के जोग्राफियाई हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए छापा मार जंग का तरीक़ा इख्तियार किया। अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ उनकी पहली लड़ाई 25 नवंबर 1936 को हुई। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस लड़ाई का बुनियादी हदफ फकीर एपी की गिरफ्तारी था, लेकिन ये मकसद हासिल ना हो सका। मकामी रिवायत के मुताबिक इस लड़ाई में अंग्रेजी फ़ौज के अफसरों समेत 200 से ज़ायद अहलकार हलाक हुए। दूसरे रोज़ की लड़ाई में जानी नुकसान इससे भी ज़्यादा हो गया, जबकि तीसरे रोज़ हलाकतों की तादाद 700 से भी ज़ायद बताई जाती है। इसके मुकाबले में फकीर एपी के लश्कर को होने वाली जानी नुकसान की तादाद बहुत ही कम रही। इस जंग में मकामी छापा मारों पर काबू पाने के लिए फ़ज़ा से बमबारी भी की गई।
आइंदा 2 बरसों के दौरान फकीर एपी और अंग्रेजों के माबैन मजीद कई झड़पें हुईं। उन्होंने इस इलाके को छोड़कर ड्यूरन लाइन के करीब गोरवेक के इलाके को अपना मरकज बना लिया। ये एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका था जिसकी गारों और ढलवानी चट्टानों ने फकीर एपी और उनके लश्कर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उनके दुश्मनों के लिए मसाइल पैदा हुए। गोरवेक के मरकज से होने वाली लड़ाइयों में उनकी कामयाबी ने ये तासुर मजीद पुख्ता किया कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं। मगरबी तस्करा निगारों और इस इलाके में बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी अहलकारों की याददाश्तों के मुताबिक कबायली इलाके में उनकी ताकत और अजमत के गैर मामूली तासीर को सीना बसीना फैलने वाली दास्तानों ने भी अहम किरदार अदा किया, जिनका उस वक्त के शिमाल मगरबी सरहदी सूबे यानी NWFP के बारे में 24 जून 1937 को इरसाल की जाने वाली बरतानवी हुकाम की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में निहायत दिलचस्प तस्करा किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि कबायली इलाकों के अवाम का पुख्ता यकीन ये है कि फकीर एपी को कुदरत ने गैर मामूली ताकत अता कर रखी है। उसके छापामार साथी राह चलते हुए किसी दरख्त को काटकर लकड़ी की छड़ी उसे पेश करते हैं तो वो अपनी रूहानी ताकत से उसे बंदूक में तब्दील कर देता है। अगर वो किसी टोकरी में पड़ी हुई चंद रोटियों को कपड़े से ढांक दे तो ये टोकरी पूरे लश्कर की भूख मिटाने के लिए काफी होती है। इसी तरह लड़ाका जहाजों से उन पर गिराए जाने वाले बम कागज के टुकड़ों या रुई के गालों में बदल जाते हैं। इस तरह के तसव्वुरात और किस्से कहानियों की वजह से उन्हें अपने इलाके में तकद्दुस हासिल हो गया और उन्हें एक जंगजू के अलावा दियो मालाई रूहानी शख्सियत का दर्जा भी दिया गया। उनके साथी तो कम थे ही, असलहा उससे भी कम, यानी चंद 100 बंदूकें और माउजर, चंद मशीन गनें और कभी कभार 1 या 2 पुरानी तोपें। उनके पास कम्युनिकेशन के जदीद जराए यानी रेडियो और वायरलेस का निजाम भी नहीं था। वो इस मकसद के लिए हमेशा मकामी मुखबिरों और पैगंबरों पर एतमाद करते थे। वो कबायली अस्करी रिवायत के मुताबिक घात लगाकर हमला करते, दुश्मन के फौजियों को कैद कर लेते और जिस्मानी अजियत पहुंचाते। इस हिकमत अमली की वजह से उनके दुश्मनों के दिलों में उनका खौफ सिरायत कर चुका था। फकीर एपी, जिन्होंने चंद बरस पहले हिंदू मुस्लिम झगड़े में मुसलमानों और पख्तूनों की रिवायती गैरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक उठाई थी, बतदरीज इस्लाम के सिपाही और गैर मुल्की कब्जे से कबायली इलाकों की आज़ादी के पुरअज़्म और सबसे बड़े मुजाहिद की हैसियत इख्तियार कर गए। तक़सीम हिंद से कबल फकीर एपी के अफगानिस्तान के साथ रवाबित उस्तवार हो चुके थे। उसी तरह खान अब्दुल गफ्फार खान अल मारूफ बाचा खान की सुर्ख पोश तहरीक से वाबस्ता बास लोगों के साथ भी उनका राबिता था। वजीरिस्तान के एक मारूफ कबायली मलिक और मौरिख लाइक शाह दरपखेल मरहूम ने अपनी किताब वजीरिस्तान में इन वाक़यात की तफसील बयान की है और बकौल उनके वो इनमें से बास वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं। वो लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और बाचा खान के साथियों के अलावा कांग्रेस के बाज़ लोगों ने भी उनके साथ राबिता किया, जिनकी वजह से बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए कायम किए गए नए मुल्क और उसकी क़यादत के साथ उनकी मफाहमत नहीं हो सकी। इन रवाबित के नतीजे में फ़कीर एपी ने अपना एक वफ्द भी अफगानिस्तान रवाना किया, जिसका वहाँ सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया गया और वफ्द को तोपों की सलामी दी गई। ये सरगर्मियां फकीर एपी को पाकिस्तान से बदजन करने का बाइस बनी और वो समझने लगे कि पाकिस्तान का क़याम अंग्रेजों की ख्वाहिश के तहत अमल में आया है और इसकी क़यादत अंग्रेजों ही की वफादार बल्कि दर हकीकत अंग्रेज ही हैं। लाइक शाह के मुताबिक फकीर एपी उस वक्त तकरीबन तन्हा थे और कोई ऐसा शख्स उनके करीब नहीं था जो उन्हें इस पेचीदा सूरत-ए-हाल में कोई दानिशमंदाना मशवरा दे सकता। चुनांचे वो इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। ये अनासिर उन्हें यकीन दिलाने में कामयाब रहे थे कि वो अगर पख्तूनिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत कायम कर दें तो इसके नतीजे में खालिसतन एक इस्लामी रियासत भी वजूद में आ जाएगी और पख्तूनों को अपना आज़ाद वतन भी मिल जाएगा। उन्हें बताया गया कि इस आज़ाद रियासत के क़याम की सूरत में सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान और इंडिया उसकी भरपूर मदद करेंगे। पख्तूनिस्तान के क़याम पर आमादा करने के सिलसिले में मीरान शाह के वज़ीर कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले उनके खलीफा अब्दुल लतीफ़ का किरदार भी बहुत अहम था। ये मंसूबा कामयाब रहा
اور لائکشا درپخیل کے اپنے الفاظ میں آخر میں یہ کہ فقیر اپی ان سیاسی بازیگروں کے دکھائے گئے سبز باغوں کے جھانسے میں آ گئے اور پاکستان کے خلاف ایک آزاد مملکت کا اعلان کر دیا اور اس کی ماسکو، کابل اور دلی نے خوب تشہیر شروع کر دی۔ لائکشا درپخیل مزید لکھتے ہیں کہ آزاد پختونستان نامی ریاست کے قیام کے اعلان کے بعد افغان حکومت نے اس نام نہاد ریاست کے لیے عملہ اور اس کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مالی وسائل فراہم کیے، ایک پرنٹنگ پریس لگوایا، جبکہ انڈیا کی طرف سے بڑی مقدار میں پاکستان مخالف تخریبی مواد پہنچایا گیا۔ پاکستان کے سابق قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے ممتاز صحافی سمیع اللہ خان کی تحقیق کے مطابق اس زمانے میں افغان حکومت کے تعاون سے گوروک میں اسلحہ سازی کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا۔ اسی زمانے میں کابل میں انڈین سفارت خانے کی معرفت فقیر اپی کے انڈیا کے ساتھ براہ راست تعلقات بھی استوار ہو گئے اور فقیر اپی نے انڈین قیادت کے ساتھ خط و کتابت بھی شروع کر دی۔ فقیر اپی کے انڈیا کے ساتھ تعلق کے ضمن میں بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ان رابطوں کے لیے فوج کے ذریعے کوئی نظام قائم کر دیا تھا۔ اس نظام کا اندازہ فقیر اپی کے انڈین فوج کے ایک جرنیل کے نام ایک خط سے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی میرے ملک کی حالت سے پنڈت جی کو باخبر رکھیں گے تاکہ ہمارے کام میں کوئی نقصان نہ ہو۔ فقیر اپی ایک طرف پختونستان کے استحکام کے لیے انڈیا اور افغانستان سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بدل چکے تھے اور اب لوگ بظاہر ماضی کی طرح ماورائی قوتیں رکھنے والے فقیر اپی کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ بدلے ہوئے حالات، پاکستان کی حدود کے اندر ایک اور ریاست کے قیام کی باغیانہ کوشش کے خلاف حکومت پاکستان کی طرف سے طاقت کے استعمال اور انڈیا اور افغانستان کے طرز عمل نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان دونوں ملکوں کی سرگرمیاں اسلام یا پختونوں کے مفاد میں نہیں بلکہ ایک سازش ہے تاکہ مسلمانوں کے نئے ملک کو کمزور کیا جا سکے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے رزمک کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ افغانستان حکومت نے اب تک مجھے مغالطے میں رکھا ہوا تھا اور اسلام کے نام پر مجھے فریب دیا تھا۔ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہدایت کی کہ افغان حکومت اگر آئندہ میرے نام پر پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنائے تو اس سے کبھی تعاون نہ کیا جائے۔ یہ پس منظر تھا جس سے شرمندہ اور پاکستان کے سفارتی دباؤ سے مجبور ہو کر 7 ستمبر 1948 کو افغانستان نے فقیر اپی کو ایک کھلی وارننگ دی کہ وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہر قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ فقیر اپی 16 اپریل 1960 کو دمے کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار تحصیل دتہ خیل میں واقع ہے، جہاں ان کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آج بھی حاضری دیتی ہے۔